हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। तो एक लास्ट टॉपिक बचा था जिसके ऊपर मेरे को एक वीडियो बनानी थी और उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज़ पेपर ऑफ ग्रुप 2। उसको किस तरीके से मैंने पढ़ा था और क्या स्ट्रेटजी आप भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आपने जो स्ट्रेटजी बना रखी है उसमें आप क्या इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी में थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक लगे। वैसे मोर और लेस सबकी स्ट्रेटजी सेम ही होती है, बस पढ़ने का तरीका थोड़ा बहुत अलग रहता है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मैं जब इस सब्जेक्ट को पढ़ रहा था तो उसको पढ़ते टाइम मैंने सबसे पहले क्लासेस ली थी, और क्लास मैंने सीए विशाल भट्टर सर की ली थी। और उन्होंने जो है उसको सब्जेक्ट को कवर किया था। मुझे मेरे फ्रेंड्स ने इनके बारे में बताया था, और मैंने इनकी कोई डेमो क्लास नहीं देखी थी क्योंकि उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने रिव्यूज़ लिए थे काफ़ी सीनियर्स से अपने, और मैंने इनकी क्लास ली थी और इन्होंने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझाया था और पूरा करवाया था। आप किसी और टीचर से जिनसे भी आप पढ़े हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, आपने वहाँ से कवर किया होगा। स्टडी मटेरियल हर कोई इंसान कवर कराता है, उनकी बुक पूरी की पूरी स्टडी मटेरियल ही होती है। ऑब्वियसली कलर कर देते हैं, कुछ पिक्चर्स लगा देते हैं, पिक्चर्स पिक्टोरल प्रेजेंटेशन, वो सब हमारी अपनी इनोवेशन होती है जो टीचर करता है। और अगर मोर और लेस बात करूँ तो सबका स्टडी मटेरियल से ही उठाया गया होता कंटेंट है, जो कि आप सबको भी पता है, बट एक्सेप्टेंस नहीं करते हैं लोग, वो बात अलग है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं अगला पॉइंट आप लोगों से बात करूँ तो उसके अंदर ये था कि अब जब मैंने क्लासेस ली थी तो यहाँ से क्लास को पूरा करने के बाद अब एक आता है समरी में अगर मैं बात करूँ ना, तो जो हमारा आईडीटी में जीएस दो पार्ट्स, आपका आईडीटी 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक बटा हुआ है हमारा जो जीएसटी एक्ट है, दूसरा हमारा कस्टम एक्ट, और एक एफटीपी। ठीक है। तो जीएसटी जो है ना अपना, उसके बारे में मैं ये बता सकता हूँ कि जीएसटी की समरी अगर आप बनाते हैं तो आप बना सकते हैं। आजकल चार्ट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप छोटे छोटे टॉपिक्स के सेक्शंस के चार्ट्स बना सकते हैं। वो पढ़ते टाइम आपके हर टीचर, जिससे भी टीचर से आपने क्लास ली होती है, वो बनाते हैं। अगर आपने सेल्फ स्टडी करी होगी तो यूट्यूब की वीडियो से करी होगी, या मुश्किल टॉपिक का ऑब्वियसली आपने यूट्यूब वीडियो देखा होगा, या फिर खुद से भी अगर पूरा का पूरा खुद से किया है तो तब भी आप अपने चार्ट्स या समराइज नोट्स बनाते ही होंगे और उसको उस तरीके से लिखते ही होंगे। ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकली मैं समरी वर्ड जो यूज़ कर रहा हूँ वो कस्टम्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ। कस्टम को जितना कंसाइज कर सको उतना फ़ायदा आपके लिए होगा, क्योंकि कस्टम बहुत ही बड़ा है और उसकी अगर आप वेटेज देखोगे मार्क्स में तो उतनी नहीं है। अगर आप एग्जाम में वेटेज देखो तो कस्टम की उतनी वेटेज नहीं है जितना उसका कंटेंट है। सेम विद द एफटीपी ऑल्सो। तो मैं एफटीपी के बारे में इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने 5 मार्क्स का एफटीपी आता है और वो करके नहीं गया था मैं। ठीक है। वो मैं करके नहीं गया था। उसके रीज़न्स ये थे कि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि मेरा कुछ ग्रुप 2 के टाइम पे प्रॉब्लम्स था, तो उस वजह से मैंने एफटीपी को करने का मेरे पास टाइम भी नहीं था। और मुझे सबसे बेस्ट पार्ट वही लगा, उसको छोड़ना मतलब मेरे को लगा कि मैं उसको छोड़ सकता हूँ क्योंकि वो 5 मार्क्स का है, तो मेरा रिस्क उतना नहीं था उसको लेकर। ठीक है। तो मैं जो समरी की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली आप हर बड़े बड़े सेक्शंस का आप चार्ट बना सकते हो, जैसे आईटीसी हो गया या रिफंड वाले टॉपिक्स हो गए, उनको आप चार्ट्स में ले सकते हो, उनका समरी बना सकते हो। कस्टम्स को जितना कंसाइज कर सको उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब आप सोचोगे कि यार अब हर चीज़ को कंसाइज करके लिखना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो ना, तो आपके फ़ोन में एक ऑडियो रिकॉर्डर होता है, तो आप उसको जब समराइज्ड वे में रिवाइज करते हो तब आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो चैप्टर वाइज की इस चैप्टर की समरी क्या है, इस सेक्शन की समरी क्या है, तो आप उसको ऑडियो बना के रख सकते हो। तो कस्टम्स को इस तरीके से किया जा सकता है। आप खुद की वॉइस नोट्स बना सकते हो या जैसा भी आपको ठीक लगे। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया तो इसलिए जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि इस तरीके से भी किया जा सकता है। जिसको लिखने में प्रॉब्लम नहीं है वो कस्टम्स को भी चार्ट्स में बना ले, समरी में बना ले। अगर समरी नहीं बनानी तो बुक में ही साइड में छोटा छोटा लिख ले, हर सेक्शन के साइड में हिंदी में कि वो हिंदी या सिंपल इंग्लिश में कि ये सेक्शन क्या बोलता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कस्टम्स के 500 पेज या जो भी 400 पेज 200 पेज 300 पेज हैं, उसको जितना कम कर सको उतना फ़ायदा है, क्योंकि उसका मार्क्स जो है उतना ज़्यादा नहीं है इन कंपैरिजन टू जितना उसका कंटेंट है। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। इसे स्मार्ट वर्क कहा जा सकता है। ओके। क्योंकि जीएसटी एक्ट पे जितना फोकस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, उसके मार्क्स ज़्यादा हैं। उसके बाद रिवीजन मैं आपको बता दूं, मिनिमम 3 रिवीजन तो आपको करके जानी ही है, ये हर सब्जेक्ट में मैंने आपको बोला है। और 1.5 डे में एक एक्स्ट्रा रिवीजन आपकी हो जाती है, तो 4 रिवीजन आपकी इफेक्टिवली हो जाती है। ये मिनिमम रिवीजन है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। कई बंदे 50 बार भी रिवाइज कर चुके होंगे, कई बंदे अगर 20 बार भी रिवाइज कर चुके होंगे, 10 बार भी। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि जितनी रिवीजन करोगे आप पास हो जाओगे, लेकिन पास होने के चांसेस जरूर बढ़ जाते हैं। ऑल्दो
मैं बात करूं, मैं ऐसे बंदों को भी जानता हूं जिन्होंने एक बार रिवाइज या 2 बार रिवाइज करके भी 70-80 मार्क्स स्कोर किया है। तो रिवीजन का कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं है, रिवीजन सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि सिलेबस हमारा बहुत ज़्यादा बल्कि है, तो आपके माइंड में वो बार बार रिटेन हो जाए, इसलिए रिवीजन करी जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वो बात करता है क्वेश्चन बैंक। मैं आंखें बंद करके और 100% शर्त लगा के ये बात कभी भी नींद में भी बोल सकता हूँ, आंखें बंद करके इन अ सेंस नींद में भी ये बोल सकता हूँ कि स्टडी मटेरियल के में बेस्ट क्वेश्चंस आईसीएआई ने डाल रखे हैं इन केस ऑफ आईडीटी। अब सिर्फ और सिर्फ इनको ही करके गया था मैंने एक क्वेश्चन नहीं किया था, मेरे पास टाइम नहीं था, वरना बट विशाल सर ने 1000-1500 के अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चंस दिए थे, वो मेरे पास टाइम नहीं था। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, मैं एक बार भी ये नहीं कह रहा कि वो फालतू थे या बेकार थे, वो बिल्कुल अगर टाइम होता तो मैं उसको ज़रूर करता, बट मेरे पास टाइम की कमी थी और मुझे सिलेबस कंप्लीट करना था। तो मैंने सोचा कि मैं इफेक्टिव चीज़ कैसे कर सकता हूँ, किस तरीके से कर सकता हूँ, तो एटलीस्ट टू कवर द रिस्क मैंने स्टडी मटीरियल के क्वेश्चन किए थे। और सच में स्टडी मटीरियल में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हाई उससे या उससे भी ऊपर लेवल के क्वेश्चंस हैं। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को छोड़ के मत जाना, इसको जितनी बार हो सके प्रैक्टिस करके जाना प्लीज़, क्योंकि अगर आप इसको कर लेते हो तो आपके सारे क्योंकि स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हर टॉपिक से उठाए गए हैं, तो आपके सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाते हैं। और मुश्किल क्वेश्चन आईसीएआई किस तरीके से पूछता है पेपर में या किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है वो स्टडी मटेरियल में कवर है। तो स्टडी मटेरियल को एटलीस्ट, मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ, अच्छे से करके जाना इन केस ऑफ क्वेश्चन बैंक। बार बार बोल रहा हूँ, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को जरूर करके जाना, जितनी बार कर सको उतनी बार करके जाना। अब मैं ये नहीं कह रहा 10 बार करके जाना, 5 बार करके जाना, 2 बार करके जाना, 1 बार करके जाना, जब टाइम मिले, जितने टाइम मिले अपने प्लान के हिसाब से करके जरूर जाना, एटलीस्ट इसको जरूर करके जाना, ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगी। इसके बाद हेल्प क्या, पास हो जाओगे आराम से। अगर आपने अच्छे से टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, तो अच्छे से नंबर आ जाएंगे। पास होना बड़ी बात नहीं रहेगी आईडीटी में, वैसे भी नहीं रहती है, लोग पास हो जाते हैं अमूमन, 40 क्रॉस कर जाते हैं आईडीटी में, लेकिन वही होता है जब आपके 60-70 मार्क्स आ जाते हैं तो आपको बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए आपको हेल्प मिल जाती है, ठीक है। आरटीपी 2 अटैम्प्ट की कम से कम मैंने करी थी, 2 अटैम्प्ट की, उससे ज़्यादा मैंने नहीं करी थी। वैसे बच्चे 3-4 अटैम्प्ट की करके जाते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा मैं एक चीज़ इसके अंदर एक्स्ट्रा बोलना चाहूँगा, एमसीक्यू की प्रैक्टिस जरूर करना अगर मौका मिले तो। एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप आरटीपी में एमसीक्यू चाहते हैं उनको कर लेना, एमटीपी भी जो आपके अटैम्प्ट की रिलीज़ होगी या पुरानी एमटीपी जैसा भी आपको टाइम मिले उसमें एमसीक्यूज़ होते हैं उनको कर लेना। क्योंकि क्या होता है ना, एमसीक्यू आजकल केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज़ पूछने लग गया आईसीएआई, तो क्या होता है आप पहले से 1-2 क्वेश्चन कर जाते हो। मैं ये नहीं कह रहा बार बार करना इनको, अगर आपने एक बार भी, सिर्फ एक बार भी कर लिया, एक बार भी, तो आपको यू विल गेट द आइडिया कि आप एमसीक्यूज़ को किस तरीके से रीड करोगे, किस तरीके से उसे लिंक करोगे केस स्टडी से और कैसे ख़त्म करोगे। तो इसीलिए इसको एक बार एटलीस्ट करके चले जाना, आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अगर टाइम निकाल के कैसे भी, मैं कह रहा हूँ एक ही बारी सिर्फ करके चले जाना, बहुत अच्छे से हेल्प हो जाएगी। अदर एमसीक्यूज़ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आईसीएआई ने बुकलेट वगैरह निकाल रखी होगी, मैंने नहीं किए थे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने नहीं किया था क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी थी। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और काफ़ी बच्चे कर चुके होंगे तो जो बुकलेट्स में एमसीक्यूज़ हैं उसको जरूर करके जाना, क्योंकि आईसीएआई डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से भी पूछ लेता है, ऐसा हुआ है कई बार, ठीक है। मैंने नहीं किया था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको लोगों को बताऊँ ना कि ऐसा करके जाना बेकार होगा, करके जाना, इफेक्टिवली बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मैंने सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस इसलिए डाला कि डीटी और आईडीटी दोनों में ही आप एटलीस्ट एक बार एमसीक्यू जरूर देख के जाना, यू विल गेट टू नो कि किस तरीके से पेपर में आप कर सकते हो, क्योंकि फिर पेपर में अचानक से बॉम्ब नहीं गिरेगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन, एमटीपी को एक बार, जो आपके अटैम्प्ट की एमटीपी होगी दिसंबर 21 की, या जो भी अटैम्प्ट आप दे रहे होंगे उसको एज अ टेस्ट जरूर दे के देखना। 3 आवर्स का एक टेस्ट देना, चाहे अगर आप खुद से चेक कर सकते हो तो खुद से चेक करवा लेना, किसी और से चेक करवा सकते हो किसी और से चेक करवा लेना, किसी की टेस्ट सीरीज़ ले रखी होगी तो उसकी टेस्ट सीरीज़ का दे देना। बहुत सारे बच्चों से बात हुई थी कि जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ वगैरह ले रखी हैं, तो आजकल बहुत चलती हैं, ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स भी लेते हैं, तो इसमें बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो आप अगर लेना चाहो ले सकते हो, नहीं लेना चाहते हो ये आपकी चॉइस है, नहीं करना चाहते तो ऐसा मत, नहीं करना चाहते तो मत करना। लेकिन जब आपकी सारी तैयारी हो जाती है तो एक बार आप, अगर आपको पेपर से पहले आपको अपने आप को टेस्ट करने का मौका मिले तो आप कर सकते हो, इट्स ऑल योर चॉइस, नॉट कंपल्सरी। बट अगर ऐसा करोगे तो इफेक्टिवली आपके मार्क्स ऐड ऑन ही होंगे, उसमें कम नहीं होंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी थी। अब बात आती है कि 3.15 आवर्स में किस तरीके से हमें करना है। देखो, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पार्ट पढ़ना है। कल की वीडियो में भी मैंने डीटी की डाली थी, उसमें भी मैंने ये बोला था, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है।
दूसरा, आपको डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू उन दोनों में से पहले क्या करना है ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। एमसीक्यू आपको 2 बजे मिलेंगे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव आपको 15 मिनट्स पहले मिल जाएंगे। अगर डिस्क्रिप्टिव में आपको पेपर आसान दिखे, पेपर आसान इन अ सेंस एवरेज दिखे, तो समझ जाना कि जो हमारा एमसीक्यू है वो मुश्किल होने वाला है, और अगर डिस्क्रिप्टिव मुश्किल मिल जाए तो समझ जाना कि एमसीक्यू आसान होने वाला है। ये कोई थंब रूल नहीं है, बट 99.99% चांसेस केसेस में यही हुआ है, ऐसा ही होता है, इसलिए मैंने ये बात बोली। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको आइडिया लेना है और बहुत ही अच्छे से करना है। उसके अलावा जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले तो घबराना नहीं है, और उसको लिंक करने की कोशिश करनी है कॉन्सेप्ट्स के साथ, सेक्शंस के साथ, और जितना समझ आए लिख के जरूर आना है, खाली छोड़ के नहीं आना। 2.5 मंथ्स मिनिमम, 2.5 मंथ्स, 3 मंथ्स, कई लोग तो 5-5, 6-6 महीने से, 7-7 महीने, 8-8 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं घर पे बैठ के। ये बिल्कुल मैंने मतलब इतने टाइम से अगर आप पढ़ रहे हो, 7 महीने 8 महीने से, मैंने बहुत बच्चों को जानता हूँ जो घर पे ही बैठे हैं। लॉकडाउन के बाद ऑफिस से भी इतना कोई काम था नहीं, तो घर पे बैठ के वो 7-8 महीने, 1 साल से भी पढ़ रहे हैं। तो मैं कोई ऐसा कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल ऑब्वियसली अगर आपको टाइम मिला है तो पढ़ना ही चाहिए, और काम क्या है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि कुछ लोग इस तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जिनको सिर्फ 2 या 2.5 मंथ से मिलते हैं पढ़ने को। तो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपने जितनी मेहनत भी करी है 2-2.5 महीने, तो वो आपका ख़राब नहीं जाएगा अगर आपने अच्छे से वहाँ पर लिंक कर लिया, तो उस 3.3 आवर्स में मैनेज कर लिया। तो लिंक करके ज़रूर लिखना, आपने जितना सेक्शंस को रिलेट करने की कोशिश करना, उस क्वेश्चन से कहाँ से पूछा है वो ईजिली रिलेट हो जाएगा। आईडीटी में वो इशू नहीं रहता है, और आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जितना समझ आएगा क्वेश्चन पढ़ के उतना ज़रूर लिख के आना, डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद टाइमिंग्स को जरूर मैनेज करना। कल की वीडियो में भी बताया था डीटी में भी कि टाइमिंग्स मैनेज करना, जहाँ 10 मिनट लगने हो वहाँ 15 मिनट लगा सकते हो, लेकिन आधा घंटा नहीं लगा सकते उन क्वेश्चंस पे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और काम रहने की कोशिश करना। पेपर मुश्किल आ सकता है, लेकिन उसमें से 40 से 50 नंबर का पेपर आसान ढूंढना ये आपकी जिम्मेदारी होती है। जब भी पेपर मुश्किल आता है, मैं आपको बताता हूँ, आज तक कोई पेपर ऐसा नहीं होगा कि बहुत रेयर चांसेस होंगे ऐसा पेपर रहा होगा, लेकिन मेरे नोन में अब तक मैंने जितने भी मैंने जितना सुना है, जितने दिए हैं एग्ज़ाम्स, ठीक है, इंटर में, फाइनल में, अभी तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि कोई भी पेपर मुश्किल आता हो तो उसमें 40-50 मार्क्स का पेपर ऐसा ना होता हो कि जो मैनेजेबल ना हो। ठीक है, तो यही होता है जहाँ IC आपको चेक करता है, तो वहाँ काम रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कितना स्कोर किया था। आई स्कोर 70 मार्क्स इन IDT, 70 मार्क्स मैंने IDT में स्कोर किया था, और आउट ऑफ 100, और सही पेपर था। एवरेज पेपर कह सकते हो, अबव एवरेज भी कह सकते हो। 14 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल था, आउट ऑफ द बॉक्स था। MCQ भी टेढ़े थोड़ा ट्रिकी थे, तो उसके अलावा ओवरऑल पेपर मैनेजेबल था। मैंने वही किया जो मुझे आता था, पहले मैंने उसको अच्छे से किया, जो नहीं आता था जैसा मैंने आपको बताया डिफिकल्ट क्वेश्चन को लिंक किया। 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा मैंने वैसे ही किया, जितना मुझे समझ आ रहा था उतना मैंने किया और अच्छे से करके आया। मुझे लग रहा है उसमें 5, 6, 7, 8, 6, 7 मार्क्स तो मिले ही होंगे पक्का। ठीक है, तो वो आप उस जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी रियल हैं, जो मुझे समझ आता है, जो चीज़ें करके मेरे मार्क्स आए हैं, तो मुझे लगता है कि फिर आप लोगों के भी आ सकते हैं। जस्ट बी ऑनेस्ट, बी पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड, नथिंग एल्स। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, बाय।